हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 फरवरी, बी ऑप्शन है 12 फरवरी, सी ऑप्शन है 14 फरवरी, डी ऑप्शन है 16 फरवरी। बी ऑप्शन आपका सही है, 12 फरवरी को। आगे देख लेते हैं। 12 फरवरी 1809 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन है। 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने डार्विन के जन्मदिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। 2009 में 200 साल बाद डार्विन दिवस को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। 2024 इसकी 15वीं वर्षगांठ है। वर्तमान में इसकी स्थिति देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। डार्विन दिवस विज्ञान शिक्षा, महत्वपूर्ण सोच और तर्कसंगतता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रगति का जश्न मनाना। यह वैज्ञानिक प्रगति का जश्न मनाने और लोगों को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने का समय है। अगला पॉइंट है विज्ञान और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा। विज्ञान और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करने और विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने का समय है। अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। डार्विन दिवस दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे कि प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान और कार्यशालाएँ। डार्विन दिवस विज्ञान के महत्व और वैज्ञानिक खोजों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह लोगों को विज्ञान के बारे में सोचने और वैज्ञानिक सोच को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और चार्ल्स डार्विन की कुछ कृतियाँ देख लेते हैं। द वॉयज ऑफ द बीगल 1839, द डिसेंट ऑफ मैन 1871, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मन एंड एनिमल्स 1872, इंसेंटिवोरस प्लांट्स 1875, द लाइफ ऑफ इरेस्मस डार्विन 1879। अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज़ है चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विधेयक किसने पेश की? ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है अरुण जेटली, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन है अमित शाह। बी ऑप्शन आपका सही है, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इसका इतिहास देख लेते हैं। 2017 चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। वर्ष 2018 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने योजना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई शुरू की तथा अगला पॉइंट है यह एक तरह का प्रोमिसरी नोट है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। वर्तमान स्थिति देखते हैं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया और तत्काल रोक लगा दी। अब आगे देख लेते हैं, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करती है जो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। यह योजना पारदर्शिता की कमी और धन के अज्ञात स्रोत से राजनीतिक दलों को धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है यह योजना लोकतंत्र को कमजोर करती है और चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसके नतीजे क्या हैं? राजनीतिक दलों को अब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट है चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा धन प्राप्त करने के तरीकों की निगरानी करने के लिए नए उपायों को लागू करना होगा। अगला पॉइंट है यह फैसला चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का आग्रह किया था। अब आगे देख लेते हैं, कई राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड योजना का समर्थन भी किया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए धन प्राप्त करना मुश्किल बना देगा। अगला पॉइंट है यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाएगा या नहीं, अभी देखना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से इस मामले पर अपना जवाब देने के लिए कहा है। अब अगले न्यूज़ देख लेते हैं। फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है मिजोरम। ए ऑप्शन आपका सही है, असम। अब आगे देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। काजी नींबू के नाम से जाना जाने वाला असम का एक स्वदेशी नींबू है जो सदियों से उगाया जाता है। यह माना जाता है कि यह फल 18वीं शताब्दी में चीन से आया था। काजी नींबू का नामकरण काजी नामक एक व्यक्ति के नाम पर किया गया जिन्होंने इस फल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में इसकी स्थिति देख लेते हैं। वर्ष 2024 में काजी नींबू को आधिकारिक तौर पर असम राज्य का राज्य फल घोषित किया गया। यह फल राज्य के विभिन्न जिलों में उगाया जाता है जिनमें गोलाघाट, जोरहाट, डिब्रूगढ़ प्रमुख हैं। काजी नींबू को प्रमुख
को भारत के बाहर भी निर्यात किया जाता है, विशेष रूप से बांग्लादेश, लंदन, दुबई में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। काजी नींबू का स्वाद, सुगंध इसे अन्य नींबू प्रजातियों से अलग बनाता है। अब आगे देख लेते हैं। यह फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। काजी नींबू का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है, अचार और सलाद। अगला पॉइंट है, यह फल पारंपरिक चिकित्सा में भी उपयोगी होता है, साबित होता है। अगला पॉइंट है, इसके सूजन रोधी और पाचन गुण प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। काजी नींबू असम का एकमात्र नींबू है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह फल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला पॉइंट है, काजी नींबू असम की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष देख लेते हैं। काजी नींबू असम का एक अनूठा और महत्वपूर्ण फल है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला पॉइंट है, इसमें राज्य फल घोषित किए जाने से इस फल को संरक्षित करने और लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। अब अगली न्यूज़ है, हाल ही में किस खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप में 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? ये ऑप्शन है निर्मला शिवराण, करणवीर सिंह, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है रचना कुमारी और डी ऑप्शन है किरण पाल। सी ऑप्शन आपका सही है, रचना कुमारी को। अब आगे देख लेते हैं। डोपिंग एक ऐसा कृत्य है जिसे खिलाड़ी अपनी खेल प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन या उपयोग करते हैं। यह खेल भावना, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप। अब देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलक रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 24 नवंबर 2023 से लागू होगा। रचना कुमारी पर प्रतिबंध टेस्टोस्टेरोन का उपयोग करने का आरोप है। डोपिंग का इतिहास क्या है? प्राचीन यूनानी और रोमन एथलीट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते थे। 19वीं शताब्दी में स्टेरॉयड और अन्य उत्तेजक दवाओं का उपयोग खेलों में बढ़ने लगा। डोपिंग की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। डोपिंग एक गंभीर समस्या है जो खेलों की सत्यनिष्ठा और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। अब अगला देख लेते हैं पॉइंट इसमें। डोपिंग को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। अगला पॉइंट है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीनिंग स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया था। डोपिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तथ्य देख लेते हैं। डोपिंग खेल भावना और नैतिकता के खिलाफ है। डोपिंग खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डोपिंग के लिए कठोर दंड हो सकते हैं जिनमें प्रतिबंध या पदक छीनना शामिल है। अगला पॉइंट है, डोपिंग मुक्त खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों का सहयोग आवश्यक है। रचना कुमारी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रचना कुमारी भारत की एक भारोत्तोलक हैं, खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। रचना कुमारी ने डोपिंग के आरोप में से इनकार किया है। अगला पॉइंट है, डोपिंग मुक्त खेलों के लिए हमें क्या करना चाहिए? देख लेते हैं। डोपिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। खिलाड़ियों को डोपिंग के खतरों और नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। डोपिंग रोधी परीक्षणों को मजबूत करना चाहिए। डोपिंग के लिए कठोर दंड लागू करना चाहिए और खेलों में नैतिकता और खेल भावना को बढ़ावा देना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के लिए स्पोर्ट स्टार SES पुरस्कार दिया गया? ए ऑप्शन है शीतल देवी, बी ऑप्शन है साइना नेहवाल, सी ऑप्शन है सानिया मिर्जा, डी ऑप्शन है द्युति चंद। ए ऑप्शन आपका सही है, शीतल देवी को। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। स्पोर्ट स्टार SES पुरस्कारों की शुरुआत 1968 में हुई थी। यह भारत में खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार 16 श्रेणियों में दिया जाता है जिनमें खेल, साहसिक खेल, कोचिंग, प्रशासन और जीवन भर की उपलब्धि शामिल है। पहले पुरस्कार समारोह में 1968 में क्रिकेटर चंद्रशेखर और टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में देख लेते हैं। वर्ष 2024 में नीरज चोपड़ा और शीतल देवी को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा ने 2023 में विश्व एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों में भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता था। अगला पॉइंट, शीतल देवी ने 2023 में आर्चरी में चीन के हांगझाऊ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक समेत 3 पदक जीता था। यह पुरस्कार समारोह
16 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था। अब आगे देखते हैं। स्पोर्ट स्टार ACS पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अगला पॉइंट है, अन्य स्पोर्ट्स ACS 2024 विजेताओं की सूची क्या है देख लेते हैं। पुरुषों की देख लेते हैं पहले इसमें। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री, सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह, सर्वश्रेष्ठ एथलीट नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट देवेंद्र झंझरिया, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी MV। अब महिलाओं में देख लेते हैं। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर शीतल देवी, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर स्मृति मंदाना, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर आदित्य चौहान, सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। अब आगे देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, सर्वश्रेष्ठ एथलीट दूती चंद, सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट भावना पटेल, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी मनीषा कौशल। अब आगे इसमें देख लेते हैं अन्य पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए रवि शास्त्री को, सर्वश्रेष्ठ प्रशासक के लिए PK को, जीवन भर की उपलब्धि के लिए PT उषा को, सर्वश्रेष्ठ प्रमोशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट टाटा स्टील को। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, भारत सरकार ने 5 गीगावाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक का रखा है। ए ऑप्शन है 2025, बी ऑप्शन है 2026, सी ऑप्शन है 2028, डी ऑप्शन है 2030। तो डी ऑप्शन आपका सही है, 2030। अब आगे देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, जिनमें 2030 तक 5 गीगावाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2022 में NHM के तहत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। वर्तमान में देख लेते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने 14 फरवरी 2024 को परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए। कार्यान्वयन देख लेते हैं। पायलट कार्यक्रम 2023-24 में शुरू होगा और 2025-26 तक चलेगा। वित्त पोषण देख लेते हैं। सरकार 496 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब आगे देख लेते हैं। उद्देश्य देख लेते हैं इसका। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना, हरित हाइड्रोजन के उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों का आकलन करना। अब अगला पॉइंट है, भारत को हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता बनाना। अब अगला पॉइंट है, 4 पहिया वाहनों, बसों और ट्रकों में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में प्रौद्योगिकी की प्रगति में सहायता करना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन का उपयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को बिजली प्रदान करता है। यह प्रदूषण मुक्त है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। अब आगे देखते हैं भारत सरकार की पहल के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। यह भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। अन्य देशों में पायलट कार्यक्रम देख लेते हैं क्या। कई अन्य देशों ने भी परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट कार्यक्रम शुरू किए हैं। निष्कर्ष अब जान लेते हैं। हरित हाइड्रोजन पायलट कार्यक्रम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह भारत को ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।